शुरू करते हैं फ्लोटेशन। ठीक है, तो फ्लोटेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, बॉडी कब तैरती है, और एक फॉर्मूले की बात करेंगे। जब बॉडी तैरती है तो उसका कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर रहता है, कुछ हिस्सा लिक्विड के ऊपर रहता है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्लोटेशन में अपथ्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फ्लोटेशन के केस में अपथ्रस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अपथ्रस्ट कितना लगता है बॉडी के ऊपर, भाई हम पढ़ा चुके हैं क्या। जब कभी बॉडी को लिक्विड के अंदर पार्शली या कंप्लीटली इमर्स किया जाता है, जब बॉडी को लिक्विड के अंदर पार्शली या कंप्लीटली इमर्स किया जाता है, तो लिक्विड के अंदर से बॉडी पर ऊपर की डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। तो तीन स्थितियां हो सकती हैं, पहले समझ लीजिए फिर एक साथ लिखवा देंगे। तीन स्थितियां हो सकती हैं। तीनों बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और तीनों को अलग अलग एनालाइज करेंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे ये बीकर में पानी पड़ा हुआ था, पानी है, कोई भी दूसरा लिक्विड रखा है। ठीक है, तो एक स्थिति तो ये है कि मान लीजिए, एक स्थिति ये है कि बॉडी पूरी तरीके से डूब गई और जमीन पे बैठ गई, मतलब सिंक हो गई, इसको सिंक होना कहते हैं। एक में क्या हुआ, बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई है लेकिन तैर रही है, और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बहुत कम हिस्सा बॉडी का अंदर डूबा हुआ है और काफ़ी ज़्यादातर जो हिस्सा है बॉडी का वो पानी के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब बॉडी का वेट, जिसको आप वेट इन एयर कहते हैं, बॉडी का वेट इन एयर कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाए बॉडी के ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट से। मतलब जो वेट है वो ज़्यादा है और अपथ्रस्ट थोड़ा सा ही है। कि एरो की जो लंबाई है ये वैल्यू के बारे में बता रही है, मतलब समझ रहे हैं। W का एरो बड़ा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेट ज़्यादा है, और FU यानी अपथ्रस्ट का एरो छोटा है। ये इस तरीके से बात समझ में आई। मतलब यहाँ पे क्या है, अपथ्रस्ट यहाँ पे कम लगा होगा वेट के कंपैरिजन में, इस वजह से बॉडी डूब गई। भाई नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स लगा, वेट बड़ा है, अपथ्रस्ट कम लगा, तो बॉडी डूब गई। वैसा भी न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, जिस तरफ नेट फोर्स होता है बॉडी का मोमेंटम उसी तरफ हो जाता है। तो जिस तरफ, शुद्ध भाषा में समझा जाए तो ये कहा जाएगा कि जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होता है उस तरफ बॉडी का मोमेंटम होता है। यहाँ क्या है, यहाँ तो बैलेंस दिखाई दे रहा मामला। मतलब इस केस में आप कह सकते हो बॉडी का जितना वेट है उतना ही अपथ्रस्ट है, दोनों क्या है, बराबर बराबर है ना। यहाँ पे क्या हो गया केस, अपथ्रस्ट और बॉडी का वेट बराबर है। कौन सा वेट है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। ठीक है, अपरेंट वेट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, साफ साफ कॉमन सेंस में समझ में आ रहा होगा। इस केस में अपथ्रस्ट सबसे ज्यादा है और वेट जितना होता है उतना ही रहेगा। मतलब वेट में देखिए, मैंने हर बार कोशिश की है कि वेट वाला जो एरो है वो बराबर लंबाई का बना हुआ, वेट में कोई फर्क नहीं है, फर्क काय में है, अपथ्रस्ट में। वो भी क्यों आया है फर्क, वो मैं अभी बताऊंगा। अभी पहले आप ये समझिए करना क्या है। ठीक है, सेम पैटर्न पे लिखते हैं। इस केस में क्या है, दोनों बराबर हैं, तो FU बराबर W। तो इस केस में क्या है,
Fu जो है इस केस में क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि अपथ्रस्ट वाला एरो बड़ा बनाया है मैंने, कॉमन सेंस की बात है, ये बॉडी ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगा होगा, तो यहाँ पे जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा है बॉडी के वेट से, वेट ऑफ बॉडी इन एयर से। तो ये है हमारा केस 1, ये है केस 2 और ये है केस 3। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ऐसा भैया क्या है जो ये परिवर्तन हो रहा है, एक ही कलर से ड्रॉ किया है सब कुछ, सब कुछ एक ही जैसा है, तो ये यहाँ पे ऐसा है क्या खास, ये समस्या हो रही है, मतलब अलग अलग जगह पे सिचुएशन अलग अलग सर जी ने बना दी। तो यहाँ पे लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ऐसी स्थिति में अपथ्रस्ट कम लगता है और बॉडी का वेट ज्यादा हो जाता है और बॉडी सिंक कर जाती है। तो इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन बॉडी विल सिंक, बॉडी डूब जाएगी। केस 2, अगर पूरा डूब के तैरती है, पूरी डूबी हुई है फिर भी फ्लोट कर रही है, ऐसा तब होता है जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर हो, देन बॉडी विल फ्लोट। ठीक है, एंड फुल्ली इमर्स्ड, पूरी तरीके से डूबी रहेगी और तैरती रहेगी। इस केस में क्या है, ये तब होता है जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होती है वो कम होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, यानी ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρl है और ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड है जिसकी डेंसिटी ρs है। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है लिक्विड में से, लिक्विड से, तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में बॉडी विल फ्लोट एंड रिमेन्स पार्शियली इमर्स्ड, पार्शियली इमर्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके काम करते हैं। तो हेडिंग डाल दिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो बेसिकली सुन लीजिए एक और बात पहले, ये जो बीच वाला पार्ट है, जब भी हम फ्लोटेशन की बात करेंगे तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये भी फ्लोटेशन, लेकिन जब भी हम आपके स्टैंडर्ड पे फ्लोटेशन की, सिंपली केवल फ्लोटेशन की बात करेंगे, लिख दे रहे हैं साथ साथ में, तो हम इसकी बात कर रहे होंगे, अब थ्रस्ट बराबर वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल according to this principle, the weight of floating body is equal to the weight of liquid
weight of liquid displaced by its weight of the liquid displaced by its submerged part. Weight of the floating body is equal to the weight of the liquid displaced by its submerged part. ठीक है, टेक्निकली देखा जाए यही प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है और यही थोड़ा थोड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है. ठीक है, कि जब हम बॉडी को पार्शियली और कंप्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट काम करता है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है. तो यहाँ हमने क्या लिखवाया कि जो बॉडी का वेट होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? बॉडी जितना अंदर जाती जाएगी कुछ ना कुछ पानी हटाएगी वहां से, तो जितना पानी उसने हटाया वहां से उस हटे हुए पानी का जो वेट होगा इसके बराबर हो जाएगा. तो ये प्रिंसिपल, मतलब पहली चीज जो मुझे क्लियर करनी थी, ये तो अलग अलग केसेस है, ये तो बाद की बात है. ठीक है, पहली बात तो ये जो हमने ये इसलिए बताया था कि आप फ्लोटेशन में देख लीजिए क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं. ठीक है, ये भी हो सकता है कि बॉडी डूब जाए, ये भी हो सकता है कि बॉडी पूरी तरीके से डूब के तैरती रहे, ये भी हो सकता है कि बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा केवल डूबे और बाकी पूरा तैरता रहे. ये 3 पॉसिबल केसेस थे. और इसमें से, ठीक है, जो बेसिक कॉमन प्रिंसिपल है तैरने का, मतलब फ्लोटेशन का जो प्रिंसिपल है मैंने वो लिखवाया कि कोई भी बॉडी तैरती तभी है जब बॉडी का जो वेट होता है वो किसके बराबर हो जाता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट के बराबर हो जाता है. आई बस वन. तो ये प्रिंसिपल हो गया. ठीक है, बात समझ में आ गई. मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि लिखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे. क्या लिखेंगे? कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, या डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट. जैसा लिखवाया है अक्षरशः वैसे ही लिखेंगे. ठीक है, आगे क्या लिखना है नेक्स्ट लाइन से? मैथमेटिकली. यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा जगह है, अभी ये डायग्राम मत बनाइएगा. मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? क्या बोला हमने? वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड displaced by it. Weight of body is equal to weight of liquid displaced by it. Weight of body को W लिखते हैं हम, और weight of liquid displaced by it एक्चुअली में अपथ्रस्ट होता है. गौर से देखो, by its submerged part, right? तो अगर आपको याद हो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट जो होता है यही अपथ्रस्ट होता है. यही अपथ्रस्ट का डेफिनेशन था. ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी, मतलब जो स्टेटमेंट हमने आपको लिखवाया वो ये लिखवाया कि बॉडी का कोई भी बॉडी तब तैरती है जब उस बॉडी का जो वेट होता है वो उस बॉडी के सबमर्ज्ड पार्ट ने जितना वॉल्यूम खिसकाया है उसके वेट के बराबर. ठीक है, तो हमने मैथमेटिकली उसको लिखा कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट. तो वेट ऑफ बॉडी को W लिख दिया जाए और इसको अगर सही से समझा जाए अपथ्रस्ट की डेफिनेशन से, तो जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट होता है ये एक्चुअली आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है. ठीक है, तो बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? अपथ्रस्ट. कैसे लिखा हमने? लिखा बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल से. तो ये चीज जो होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, वही अपथ्रस्ट होती है. वही अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बोल रहे थे कि जब भी हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या फ्लोट करने की बात होगी तो आप हमेशा इसको समझिएगा. अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कह रहे थे. ठीक है, क्लियर है?
तो जब भी कभी भी आपसे फ्लोटेशन के बारे में कहा जाएगा तो आप हमेशा मैथमेटिकली इसी को समझेंगे। बाय द वे ये भी एक केस है फ्लोटेशन का, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो फिलहाल ये है कि कोई बॉडी कब तैरती। तो तैरने का हमारा जो आशय है वो ये है कि बॉडी के ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट और वेट आपस में बराबर होगा। ऐसी स्थिति में बॉडी कैसे तैरती है, पूरी तरीके से डूब के तैरती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपने क्या लिखा मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। पहली हेडिंग थी आपकी आज की थी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मैंने लिखवाया है कि वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। फिर उसके बाद आपने अगली लाइन से लिखा होगा मैथमेटिकली वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा के अगली लाइन में ये लिखा कि वेट ऑफ बॉडी W से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट जो हो जाएगा वो FU अपथ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको रब कर रहे हैं लोग, नोट कर लिया है ना? अब आगे हेडिंग डालिए। हाँ जी, लिखिए नेक्स्ट लाइन से। डिपेंडिंग अपॉन, स्टार बना के या कोई नया पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा। डिपेंडिंग अपॉन whether the maximum upthrust, depending upon whether the maximum upthrust is less than, comma, equal to, depending upon whether the maximum upthrust is less than, comma, equal to or greater than the weight of the body, greater than the weight of the body, comma, the body will either sink or float in the liquid. Full stop. So we consider the following three cases. वीडियो पॉज करके बना लीजिए। अब पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं इस केस, ठीक है? मतलब कभी कभी क्या होगा, सवाल हमसे पूछे जाएंगे कि भैया बॉडी को हमने इमर्स किया था, इसका इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, बाकी बाहर है। तो इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो फिर कैसे किए जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमको फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा जो कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से आएगा, ठीक है? तो हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, relation between volume of submerged part, relation between volume of submerged part of a floating body submerged part of a floating body, comma, the densities of liquid in the body, comma, the densities of liquid and body, the densities of liquid and body. सीधा लिखते हैं by principle of flotation, by principle of flotation क्या होता है principle of flotation? Weight of body in air is equal to upthrust.
तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ये W है, ये हो गया mg, और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, Vs रो L और g। ये m क्या है, मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि कैंसिल हो जाएगी, और ये मास किसका है, सॉलिड का, तो मैं ms लिख दिया हूं। ये m इंटू एस नहीं है, ये ms रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मास ऑफ सॉलिड, जो आप इमर्स करेंगे उसका मास है। तो मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड बराबर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पे ये जो V मैं लिख रहा हूं, अब ये कौन सा V है, अब थ्रस्ट के फॉर्मूले में जो V होता है वो सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम होता है, हमने बताया था Vs रो L G। Vs क्या है, जो मैं पूरा लिख रहा हूं, बहुत ध्यान समझिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो Vs क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, तो आप Vs डैश लिख लीजिए। ठीक है, Vs डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, और यहां पे ये जो Vs हम लिख रहे हैं इस फॉर्मूले में ms की जगह पे, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक है, इस हिसाब से ms की जगह हो जाएगा रो s इंटू Vs, ध्यान दीजिएगा डैश का, और ये हो गया Vs डैश और रो L। क्या फॉर्मूला बना, Vs डैश के नीचे Vs ले जाते हैं, यानी डूबा वाला पार्ट का वॉल्यूम अपॉन पूरा वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉलिड की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी। बहुत इजी है, डूबे वाले पार्ट का वॉल्यूम अपॉन पूरा वॉल्यूम बराबर सॉलिड की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी। ये छोटा सा फॉर्मूला है, यही लगा के हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। बात समझ में आ गई, फिर से बोल दें, प्रिंसिपल एम नहीं लिखा मैंने, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जो बॉडी का वेट होता है वो उसके ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट के बराबर होता है। तो ये वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास सॉलिड का होगा, ग्रेविटी हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला होता है अपथ्रस्ट का Vs रो L G, जहां पे Vs जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ दैट पार्ट ऑफ बॉडी होता है विच इज सबमर्ज्ड। तो ये इसको हमने डैश स्पेशली लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वैसे आपकी बुक में स्मॉल v कैपिटल V लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके लिए लिखा है स्मॉल v और इस वाले के लिए लिखा है कैपिटल V। ठीक है, लेकिन हम वैसा यूज नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्लियर समझ में आता है। ओके, बाकी आपकी इच्छा है। तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, हमने रख दिया। उसके बाद इधर उधर करके सॉल्व कर लिए। इधर उधर क्या मतलब, इसको इसके नीचे भेज दिया और इसको इसके नीचे भेज दिया। तो Vs डैश अपॉन Vs बराबर कितना हो जाएगा, रो एस अपॉन रो एल। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं, लिखो भैया। बाकी जो लोग यहाँ बैठे हैं कृपया पुस्तक बंद कर दें अपनी, ठीक है। जो पढ़ाया है सिर्फ उतने पे फोकस करिए, क्योंकि आप बहुत होशियार नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो जो सीख पाए वो सीखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वॉल्यूम, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वॉल्यूम 25 centimeter cube floats on water. A block of wood of volume 25 centimeter cube floats on water with 20 centimeter cube
with 20 centimeter cube of its volume, with 20 centimeter cube of its volume immersed, 20 centimeter cube of its volume immersed. First stop, calculate number 1 the density, and number 2 the weight of block of wood, the weight of block of wood. चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं. जो वीडियो से पढ़ रहे हैं उन्होंने पॉज करके अभी तक कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो देखें. लिखा है ब्लॉक है जिस वुड का जिसका टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पहला सवाल ये है अपना. टोटल वॉल्यूम को मैंने VS सिंबल दिया था, और ये जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है. इसका 20 सेंटीमीटर क्यूब का हिस्सा जो है वो अंदर डूबा हुआ है. तो जो डूबा हुआ पार्ट का वॉल्यूम होता है वो VS डैश से मैं लिखता हूं. तो VS डैश जो है वो 20 हो गया. कैलकुलेट द डेंसिटी. पहली बात बहुत ध्यान रखिए, यहां पे जिस लिक्विड की बात हो रही है वो पानी है. तो पानी के लिए स्पेशली डेंसिटी बताई नहीं जाती, यानी अगर देखा जाए तो लिक्विड की डेंसिटी अंडरस्टूड हो गई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अंडरस्टूड हो गई कि वो डेंसिटी ऑफ वाटर है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो लिख दिया है. तो हमें जो सवाल में पूछा गया है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड पूछी गई है. पहले पार्ट, ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो भी था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट था कैलकुलेट द डेंसिटी. तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमेशा ये दिमाग में रखें कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि थोड़ा पार्ट डूबा हुआ है, थोड़ा पार्ट बाहर निकला हुआ है ना, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, तो जो नहीं डूबा है, सॉरी जो डूबा है वो अपॉन पूरा इज इक्वल टू सॉलिड की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी. ये फॉर्मूला होता है. जितना डूबा हुआ है वो वॉल्यूम अपॉन पूरा वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉलिड की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी. तो ये है 20, ये है 25. सॉल्व कर लिया था. सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 1 है. तो सॉलिड की डेंसिटी इज इक्वल टू कितनी हो गई, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आपने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया था. फिर आई बात वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड क्या है. इसके लिए आपको थोड़ी देर पहले हमने जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाया था वो याद होना चाहिए कि जो वेट होता है वो इसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी बराबर होता है या अपथ्रस्ट के बराबर होता है. वेट ऑफ बॉडी बराबर क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है. ये तो होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. तो वेट ऑफ बॉडी निकालना है तो लिखा रहने दो. अपथ्रस्ट क्या होता है, VS डैश, कितना वॉल्यूम डूबा है, रो L और G. आप बहुत अच्छे से जानते हैं, G हटा के हम लोग सीधे GF में लिख सकते हैं ग्राम फोर्स में. यानी जब हम VS डैश की वैल्यू लिखेंगे CGS सिस्टम में कितनी है, 20 है ना. डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी जो हम लिखेंगे CGS सिस्टम में कितनी है, 1. तो इस G की जगह डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, GF. तो डायरेक्टली ग्राम फोर्स में वेट आ जाएगा, है ना, बता चुके हैं कई बार. तो कुल मिला के इस हिसाब से वेट जो आ गया वो सीधे 20 ग्राम फोर्स आ गया. वेरी इजी क्वेश्चन. फिर समझा देते हैं. क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि जो पूरा वॉल्यूम है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है, जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो जिस लिक्विड में डूबा है वो पानी है. तो पानी की डेंसिटी पता होती है, तो लिक्विड की डेंसिटी ऑलरेडी नोन हो गई. फिर सॉलिड की डेंसिटी निकालनी थी पहले पार्ट में. पहला पार्ट क्वेश्चन का ये था कि हमें सॉलिड की डेंसिटी निकालनी थी. तो हमने आपको एक आइडिया दिया
कि 99% केसेस में यही होगा कि जब भी अब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि थोड़ा वॉल्यूम डूबा है थोड़ा बाहर है, तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला लगेगा कि डूबा हुआ वॉल्यूम बॉडी का अपॉन बॉडी का पूरा वॉल्यूम इक्वल टू सॉलिड की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी। तो जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो 20 है और जो पूरा है वो 25 है। सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है और लिक्विड की 1 है। सब कुछ सीजीएस में रखा है, तो आपको सॉल्व होने के बाद सीजीएस सिस्टम में ही आंसर आएगा, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, केजी पर मीटर क्यूब में ना लिख देना। ये तो इजी हो गया। अब पूछा गया बताइए बॉडी का वेट कितना है, तो बॉडी का वेट अगर निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सीधा सीधा पता होता है कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट होता है। बॉडी का वेट, अगर बॉडी तैर रही है तो जैसा कि कहा गया क्वेश्चन में कि बॉडी तैर रही है, तो बॉडी अगर तैर रही है तो 100% उसका वेट जो होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। इफ बॉडी इज फ्लोटिंग, वो बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो वेट निकालना है, अपथ्रस्ट का मामला होता है वीएस रो एल जी। कौन सा वीएस? वीएस डैश जितना हिस्सा डूबा है। डूबा कितना है? 25 की 20 डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1। और जी की टेंशन हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि आप जी की वैल्यू जब सीजीएस सिस्टम में रख के फाइनली सॉल्व करोगे तो थोड़ा 1-2 स्टेप बढ़ा देगा तुम्हारा। उससे बेटर है कि आप एक काम करो, इसकी भी वैल्यू सीजीएस में रखो, इसकी भी वैल्यू सीजीएस में रखो, डायरेक्टली जी की जगह जीएफ लिखो, तो डायरेक्टली आपका आंसर काय में आएगा? ग्राम फोर्स में आएगा, ठीक है। तो वीएस डैश की वैल्यू हो गई 20, रोएल की वैल्यू हो गई 1, जीएफ यानी 20 जीएफ हमारा आंसर हो गया। आइएगा समझ में, कॉपी करिए।